इस हवाले से देखा जाए तो इस मिशन में एक आम इन्वेस्टर के लिए कौन-कौन से ऑप्शंस हैं जहां बेहतर मुनाफा मिल सकता है, और इसके लिए छोटे इन्वेस्टर्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस एक्सपर्ट संदीप भटनागर जी, और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रकाश चंद्रा। आप दोनों का हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं। संदीप जी, आपसे शुरू करेंगे। जी। बजट आ चुका है, इंटरिम बजट ही था, लेकिन एक थोड़ी सी रूपरेखा हमें दिख रही है कि अगला बजट कैसा होगा अगर यही सरकार वापस आती है तो, और साथ ही इस बजट के बाद किस तरह के ऑप्शंस खुले हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए। जी। जी, सोनिया जी, ये बजट जो है हालाँकि इंटरिम बजट था, फुल बजट नहीं था क्योंकि इलेक्शंस हैं इसी साल में। अभी नेक्स्ट मंथ में इलेक्शंस की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी कि वो इसको मेजर इनिशिएटिव लें, मेजर डेवलपमेंट की चीज़ों को वो एम्फसाइज़ करें। तो उन्होंने बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एम्फसाइज़ करते हुए इस बजट को प्रेज़ेंट किया है। तो हालाँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने नहीं करी हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिहाज से। जैसे कि बिज़नेस को अगर हम देखें, तो बिज़नेस के हिसाब से जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं, उसके लिए उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने एक स्कीम है, जिसके अंदर उनका इनकम टैक्स पूरा का पूरा माफ़ होता है। उसमें ये होता है कि आप जब आपने अपनी कंपनी बनाई या जब बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आगे आने वाले 10 सालों में उसमें से किसी भी 3 साल में आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसके अंदर अपना स्टार्टअप के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने पहले जो डाला हुआ था, वो डाला हुआ था कि अगर आपका बिज़नेस जो है 31 मार्च 2024 से पहले-पहले स्टार्ट होता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तब आप इस स्कीम के अंडर में कवर हो सकते हैं। सेक्शन 80 आईएसी है इनकम टैक्स का, उसके अंदर ये दिया गया है। तो उसको गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2025 तक। तो ये उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, ताकि जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टमेंट हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको ये बेनिफिट मिले और इसका वो लाभ उठाएं और अपनी इनकम टैक्स को जो है वो बचा पाएँ। तो ये एक मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने इसमें लिया है। जी जी। किया जी, जा सकता है। संदीप जी, जैसे इस बार इंटरिम बजट में बताया गया कि ग्रीन एनर्जी पर बहुत फोकस रहने वाला है। अगर सोलर रूफटॉप्स की बात की जाए या फिर 2 करोड़ घर बनाने की बात की जाए, यानी कि रूपरेखा जो बताई गई है कि आगे इतना सब काम होगा। अगर किसी के पास नौकरी आज नहीं भी है, बोरोइंग सरकार ने कहा है कि वो कम करेंगे, तो यानी कि लिक्विडिटी बहुत होगी मार्केट में। कुछ टैक्स फ्री कोई इंटरेस्ट फ्री लोन्स की भी शायद कोई बात थी, जी। हालांकि वो आरएनडी पर ज्यादा थी, लेकिन वो भी है। तो ऐसे में अगर कोई अपना कोई एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो बहुत सारे आइडियाज अभी अवेलेबल हैं कि फ्यूचर कौन सा मार्केट होने वाला है। जी, जी सोना जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि इस समय जो है गवर्नमेंट का फ़ोकस जो है बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स में है, जिसमें कि हमारी क्लाइमेट के ऊपर जो है इफ़ेक्ट कम से कम हो। तो उसके लिए जो है सरकार की जो इनिशिएटिव है वो ये है कि अभी हमने सुना भी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया है कि हम जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं धीरे-धीरे करके। जितनी भी ये फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल का मतलब ये हो गया कि जो हम पेट्रोल, डीज़ल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ख़त्म करने के लिए जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। 2030 का टारगेट है, हम 50% जो है ये फॉसिल फ्यूल ख़त्म कर देंगे। मतलब हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी बिजली है, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन में जो व्हीकल के फ्यूल जो यूज़ होता है, वो सारा ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होने वाला है। तो और 2030 और 2070 तक तो ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट लेके हम चल रहे हैं। तो इसके रहते गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि सोलर रूफटॉप की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ करी जा रही हैं। यानी कि 1 करोड़ हाउस होल्ड घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो बिजली की कंजम्पशन है वो सारी सोलर पैनल के थ्रू ही होगी, और उससे लगभग 300 यूनिट जो है
बिजली की जो प्रोडक्शन है वो घर से ही होगी, और अगर आपकी बिजली की प्रोडक्शन 300 यूनिट से फालतू होती है तो आप बेच जो भी सकते हैं। बेच भी सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी जाके उसको जी। आप दे सकते हैं। तो आपकी देखिए, अभी तो आज के दिन में हमारा जो बिजली का बिल आता है तो हम बिल पे करते हैं, कल को ये भी हो सकता है। ऐसा ऑलरेडी और कंट्रीज में है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑलरेडी वो क्या करते हैं कि जब बिल आता है तो वो उनके पास बिल आता है, उनको पेमेंट मिलने का बिल आता है, जी। तो उनको पेमेंट आती है वहाँ से। तो ये नया कंसेप्ट जो है ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर जैसे गांव होते हैं वहां पर बड़ी बड़ी छतें होती हैं, जैसे शहरों में तो फिर भी इतनी स्पेस नहीं होती आपके रूफ पे अगर आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, आज से ही शुरू करें प्रॉबेबली, तो आने वाले टाइम में तो ये आपका मुनाफे का एक जरिया हो जाएगा। जी, ज़रूर, बिल्कुल, बिल्कुल, ये मुनाफ़े का ज़रिया हो जाएगा। और इसके अलावा भी जो है, अगर कोई चाहे तो सोलर रूफ़ टॉप में या सोलर पैनल, सोलर जो ये मूवमेंट है, इसके साथ आप एसोसिएट होके आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप सोलर पैनल की जो है बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सोलर पैनल बनाती हैं, आप उनके साथ टाई अप करके उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो है आप उसको सप्लाई करेंगे लोगों को। आज की डेट में तो देखिए ज़्यादा कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होने वाली है कि आपके पास आके लोग कहेंगे कि हमें सोलर पैनल चाहिए, जी। हमें अपने घर में लगाना है। तो एक तरीके का तो ये बिज़नेस एक ये हो सकता है। इसके अलावा जो है आप जो है रिपेयर मेंटेनेंस, क्योंकि जब आप सोलर पैनल लगाएंगे तो इसका आपको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। तो अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट ना भी करना चाहें कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बने या उसके आप डीलर बने, आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें आप मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, आप इंस्टॉलेशन सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे अब सोलर पैनल अगर कोई बेचेगा तो उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, तो आप उनके साथ एसोसिएट करके आप इंस्टॉलेशन सर्विसेज, उसके लिए गवर्नमेंट के ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं, आप वो अटेंड करके उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ट्रेनिंग लेके आप उसमें इंस्टॉलेशन सर्विसेज की सर्विस दे सकते हैं। आप मेंटेनेंस सर्विसेज दे सकते हैं, उनको मेंटेन करना है, क्योंकि हर चीज़ में आप देखिए आज की डेट में कंप्यूटर है आपका, हर चीज़ में मेंटेनेंस लगती है। तो आपको एनुअली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इसके मिल सकते हैं, तो आप उसकी मेंटेनेंस सर्विसेज दे सकते हैं। फिर इसके बाद सोलर के अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे सोलर पैनल है, सोलर पैनल के अलावा सोलर कुकर है, सोलर लाइट्स हैं। मैं अभी किसी के घर गया था तो वहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने गार्डन में लाइट्स लगा रखी हैं। हम्म। तो वो लाइट्स उन्होंने बताया कि ये सोलर लाइट्स हैं, तो दिन में ये चार्ज हो जाती हैं, रात को बहुत ही सुंदर सी उनका प्रकाश जो है पूरे गार्डन में उनके होता है। तो ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ये नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर हम कोई भी इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ये आगे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, आगे जाके इसमें बहुत स्कोप है और बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस मिलेगी। हाँ, जी। थोड़ा मुश्किल होगा शायद इसका जवाब देना, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा ऐसा बिजनेस शुरू करने के लिए। देखिए, जो सोलर पैनल की डीलरशिप की बात अगर हम करें तो उसमें हमें लगभग लगभग आप मान के चलिए कि वो डिपेंड करेगा कि पहली बात तो आप किस एरिया में कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि अगर आप सिटी में कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको एक ऑफिस चाहिए वहाँ पे, छोटा सा ऑफिस चाहिए, क्योंकि आपके पास कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स को आप अपना ये प्रोडक्ट दिखाएंगे, सोलर पैनल्स दिखाएंगे, उनको समझाएंगे कैसे काम करता है, कैसे आपको उसका रख रखाव करना है। फिर उसके बाद आपको छोटा सा एक गोडाउन या वेयर हाउस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिलीवरी एकदम देनी पड़ेगी, तो फिर आपके पास थोड़ा सा स्टॉक तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 15 से 20 लाख के अंदर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जी। डीलरशिप का। जी। जी। संदीप जी तो सीए भी हैं और टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, और 31 तारीख भी आने वाली है, 31 मार्च। तो उसको अगर सब देखा जाए तो क्या कहीं अभी इन्वेस्टमेंट ऐसी की जा सकती है जो फायदेमंद भी हो और टैक्स भी बच जाए? जी, जी। जी, सोनिया जी, 31 मार्च आ रही है तो इसमें नेचुरली आपको सबको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है कि अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करेंगे या ओल्ड रिजीम ऑप्ट करेंगे। जी। अगर न्यू रिजीम ऑप्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करना एक आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी रिटायरमेंट के लिए अपने जो और गोल्स होते हैं, एजुकेशन है, शादी है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए।
तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू रिजीम वालों को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, मतलब उनको तो इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करेंगे तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। आपको जो आपका ATC सेक्शन है उसमें 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट अलाउड होती है, तो आप वो पूरी इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर PF आपका जा ही रहा है, अगर कोई सैलरी क्लास है तो PF जा रहा है उसका, तो PF के अलावा जो बाकी का जो उसमें बचता है तो उसको आप PPF में, NSC में, LIC जो आपकी LIC आपने ले रखी होंगी तो उसमें आप इन्वेस्ट करें। इसके अलावा अगर आपने मेडिक्लेम जो है मेडिक्लेम होता है तो मेडिक्लेम आप ले सकते हैं, या अगर आपने नहीं लिया है तो अगर ले लिया है तो उसको आप पे कर दें। और इसके अलावा अगर कोई ATG वगैरह की डोनेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये सारे एवेन्यूज़ हैं जो कि हमें ऑप्ट करने चाहिए अगर हम ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं। जी, तो प्रकाश जी, लेकिन संदीप जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इक्विटी मार्केट से डरते हैं जी और रिस्क उनको ज़्यादा लगता है कि कहीं फंस ना जाए। ऐसे में गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, हालांकि उसका इन्वर्स प्रोपोर्शन रहता है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी? जी 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 सुनिए जी, अगर हम कैटेगराइज करें, जैसे अगर कुछ मीडियम रिस्क के इन्वेस्टमेंट हैं, कुछ लो रिस्क के इन्वेस्टमेंट हैं, और गोल्ड जो है ये लो रिस्क के इन्वेस्टमेंट में आता है। और आप देखिए कि आज से नहीं, गोल्ड तो पता नहीं कितनी सदियों से गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो गोल्ड एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गोल्ड में देखिए अगर एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं भी होता है, एक नॉर्मल एप्रिसिएशन नॉर्मल होता ही रहता है, 10, 11, 12% का एप्रिसिएशन। पिछले साल तो और भी ज़्यादा एप्रिसिएशन हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। तो अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ये बड़ा एक बहुत अहम सवाल है। अब गोल्ड में हम ये समझते हैं कि हमने ज्वेलरी ले ली तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, या फिर हमने गोल्ड के बिस्किट्स बाज ले लिए, बिस्किट्स ले लिए, वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो जो नॉर्मली अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जब आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो आप एक तो मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप जो है उसके ऊपर GST भी पे कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली जो हमारी महिलाएं हैं उनको ज्वेलरी का बहुत शौक होता है, तो वो तो होना भी चाहिए। तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट डालें, उसको आप एज अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ज़रूरत है, शादी ब्याह में हमें पहनना है या वैसे भी पहनना है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। फिर उसके बाद इसी तरीके से अगर हम गोल्ड बार्स देखें तो गोल्ड बार्स, गोल्ड बिस्किट, उसमें भी हमें GST पे करना पड़ता है, हालांकि मेकिंग चार्जेस उसमें नहीं होते हैं। अब आप लेंगे तो गोल्ड के अंदर उसको आप रखने की भी प्रॉब्लम है, आपको रखना पड़ेगा उसको कहीं ना कहीं संभाल के। आपको ये रहेगा कि कहीं चोरी ना हो जाए, आप अपने कहीं लॉकर में कहीं रखना पड़ेगा आपको। तो इन सब को देखते हुए एक सरकार ने जो निकाले हुए हैं वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स निकाले हुए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप गोल्ड के प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस रेट में गोल्ड उस समय है, गवर्नमेंट ये निकालती रहती है बीच बीच में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, तो जिस रेट में गोल्ड है उसी रेट में आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा और उतने ही यूनिट्स आपके परचेज कर लिए जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अब जैसे गोल्ड की रेट बढ़ेंगे तो वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की प्राइस भी बढ़ जाएगी। जब आपको मैच्योरिटी 8 साल की इसकी मैच्योरिटी है, 8 साल तक लॉक इन होता है, कुछ साल के बाद इसमें पैसे आप इसका लोन भी ले सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए 8 साल का लॉक इन है। तो 8 साल के बाद जब ये मैच्योर होंगे तो जो गोल्ड का रेट होगा और जो आपके यूनिट्स आपने जब परचेज करे होंगे उसी रेट से आपको वो मैच्योरिटी मिल जाएगी जी। और दूसरी बात, इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर उसके बाद इसमें ना 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलती है, गवर्नमेंट एनुअल इंटरेस्ट भी देती है। इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है, लेकिन आपको एक रेगुलर इनकम भी साथ के साथ आ रही है, और मैच्योरिटी के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं है। तो मेरे राय में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो का गोल्ड में जो माना जाता है, बाकी प्रकाश जी बहुत अच्छे से बताएंगे कि आपको 10 to 15 मतलब मैक्सिमम 20% तक की इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड में करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप सरकार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले रहे हैं तो वैसे भी वो सेफ हो गया, क्योंकि वो सरकार है तो गोल्ड बॉन्ड्स तो है ही है। जी, जी। तो ये कब कब निकलते हैं ताकि दर्शकों को पता रहे, नेक्स्ट टाइम वो ट्रैक कर सकें,
साल में 2 बार, साल में 4 बार सरकार किस तरह से बताती है? जी सोनिया जी, और इसमें कहाँ खरीद सकते हैं? क्या डीमैट अकाउंट चाहिए उसके लिए? जी हाँ। तो सोनिया जी, इसमें जो है सरकार का ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है कि वो कब कब निकालेगी। वो बीच बीच में निकालते रहते हैं, जब जी। उनको उनकी फंडिंग की शायद रिक्वायरमेंट होती है तब वो निकालते हैं। और ये अक्सर ये बहुत मीडिया चैनल्स पे आता है कि गोल्ड बॉन्ड्स अनाउंस हो गए हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है। वो आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, और आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट होता है तो आपके डीमैट में वो आ जाते हैं, और आप आराम से रिलैक्स करके उनमें इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। जी। फिक्स डिपॉजिट कर लो, नहीं तो फिर ये कर लो। साथ में संदीप जी ये बताएं कि अब से 10 साल पहले जी ये था कि अगर आपके पास पैसे हैं तो चलो एक घर खरीद लो, जी क्योंकि आप अगर लोन भी लोगे बैंक से तो फिर आपको उसमें भी इंटरेस्ट में फायदा हो जाएगा, टैक्स में फायदा हो जाएगा। जी लेकिन क्या ये चीज़ अब बदली है? जी इसमें बदलाव है थोड़ा सा, क्योंकि अब जो आपका न्यू रिजीम आया है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस इन्होंने करे हैं। पहले क्या था कि आपकी अगर आपने आपने जो इन्वेस्टमेंट करी, आपने कोई मकान खरीदा और मकान जो है लोन पे लिया, तो आपको इंस्टॉलमेंट्स आपको देनी है, तो उसमें आपको डिडक्शन मिल जाती थी, प्रिंसिपल की डिडक्शन मिल जाती थी। जी। तो वो अब गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि अगर आप न्यू रिजीम में जाएंगे तो न्यू रिजीम में जाने पर जो आप इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे हैं, तो जो इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी डिडक्शन आपको अब नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप न्यू रिजीम में गए हैं तो आपको एटीसी की, क्योंकि ये डिडक्शन जो एटीसी में मिलती है, तो वो एटीसी की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो वो थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें, बाकी तो और कोई चेंज नहीं है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि हाउसिंग में तो इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, कम से कम अपना घर सबका होना चाहिए, ताकि आप कभी भी आगे जाके आपको रेंट वगैरह देना ना पड़े। और अच्छा, मैं एक चीज़, अगर आपकी इजाज़त हो, तो मैं एक चीज़ थोड़ी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ना सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन का, जब हम कोई कुछ कमाना शुरू करते हैं तो हमें अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना चाहिए। तो हमें जब प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो कभी भी कोई इस तरीके की इमरजेंसी आती है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आप उसको मीट आउट कर सकते हैं, उस खर्चे को मीट आउट। हमने पीछे देखा कि कोविड के अंदर इतनी बीमारियां हुई, इतनी हॉस्पिटलाइजेशन हुई, तो बहुत लोगों को तो बहुत नुकसान झेलना पड़ा, इतना ज़्यादा कि हॉस्पिटल के तो बिल आपको पता ही कितने कितने बिल आते हैं। और कोविड में तो वैसे भी जब हॉस्पिटलाइजेशन हो रही थी तो लोगों की बहुत लंबी लंबी हो रही थी। तो उसको देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्टर वैसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन पर्सनल इन्वेस्टमेंट, जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम देखें तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो कवरेज है वो हो जाए और हम सेफ रहें। फिर दूसरा, हमें लाइफ इंश्योरेंस की तरफ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब आज अगर कोई बच्चा इन्वेस्टमेंट करता है, और जब वो कमाना शुरू करता है तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, तो उसको अपनी आगे जाके फैमिली भी अपनी बनानी है। जब वो फैमिली बनाएगा तो एक उसको लाइफ इंश्योरेंस अगर वो लेगा तो वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। कल को खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे कि वो ना रह पाए, है ना? ऐसा मैं चाहूँगा कि किसी के साथ ना हो, लेकिन फिर भी ऐसे हम सोच हर के चीज़ के लिए तैयार तैयार चाहिए। रहना चाहिए इवेंचुअलिटी के लिए ना। तो उसके लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो है हमें टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। मतलब कुछ लोग प्रेफर करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो मैं उसको टर्म इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि टर्म इंश्योरेंस में आपकी सिर्फ आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। जब आप इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको हर साल प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी। उसमें ना आपको इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वैसे भी ये कहते हैं कि आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है ना, तो आपको उसका 15 गुना, कम से कम 15 गुना का लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए। 15-20 गुना भी कराएंगे तो भी और भी अच्छा है, तो इतना आपको कराना चाहिए। फिर इसके बाद एक पॉइंट और मैं कहना चाहूँगा, जो अभी अभी डिस्कस करी, प्रकाश जी ने भी बताया कि इमरजेंसी फंड, जो आपने बोला था इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड जो है वो हमें हमेशा मेंटेन करना चाहिए। कम से कम जो हमारा मंथली एक्सपेंडिचर है उसका 12 गुना तक
हमें इमरजेंसी फंड ज़रूर मेंटेन करना चाहिए जो हमारे पास हमेशा अवेलेबल हो। हम जब चाहें, अगले दिन ही चाहें, उसी दिन चाहें, तो हम फटाफट निकाल सकें। जैसे कि प्रकाश जी ने बताया कि उसको हम लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं, हम एफडी करा सकते हैं बैंक में बैलेंस रखना चाहिए, थोड़ा बहुत कैश भी रखना चाहिए। और आजकल ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी आ गई है स्वीप इन। आप अपने बैंक में पैसे डालें, थोड़ा सा अमाउंट लेके उसके ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो बैंक आपकी एफडी बना देगा। आपको जैसे ही आपने कोई पेमेंट करा तो वो एफडी, अगर आपके सेविंग का बैलेंस कम है तो वो एफडी में से पैसे टूटेंगे और पेमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। मैंने कहा इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि प्रोटेक्शन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये हमारे दर्शकों को भी अवेयर करेगा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़हन से भी निकल जाती हैं तो प्रोबेबली उन सब का रिवीजन भी एक तरह से हो ही जाएगा। जी जी जी। तो आप दोनों ने ये सब तो बता दिया कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को, हमारे दर्शकों को क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अगर हम इस पर आएँ कि क्या चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, संदीप जी? जी जी सोनिया जी, बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ध्यान भी रखें कि इन्वेस्टमेंट जो करें उसमें क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमें मार्केट में बहुत सारी रूमर्स चलती हैं, बहुत सारी टिप्स आती हैं। कभी किसी ने आपके किसी रिश्तेदार ने कुछ बता दिया कि आप फलाने का शेयर ले लो, या किसी ने, आपके फ्रेंड ने कुछ बता दिया कि यार ये स्टॉक तो यार डबल हो जाएगा अभी। तो ये इस तरीके के टिप्स से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। आपको टोटली अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, या फिर आपका कोई रिलायबल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें, उसकी राय पे चलें। अगर वो आपको राय अच्छी दे रहा है और आपका पैसा जो है हमेशा ग्रो कर रहा है, तो आप उसी की राय मानें और किसी की राय ना मानें। तो एक तो ये चीज़ का आप बहुत खास ख्याल रखें। और दूसरा ये है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो है ना, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जाएंगे तो जब तक आप उस स्टॉक मार्केट का जो एक, एक्चुअली स्टॉक मार्केट ना, बहुत लोग ये समझते हैं स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, लेकिन अब ये विचारधारा हालांकि बदल रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक साइंस है। स्टॉक मार्केट में देखिए इतनी सारी कंपनीज हैं, वो स्टॉक मार्केट के अंदर उनका जो मूवमेंट होता है ना, वो उनकी ऑपरेशंस के बेस पे होता है। उनकी उनकी क्या टर्नओवर चल रही है, उनका कितना प्रॉफिट आ रहा है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, यानी कि उनका मैनेजमेंट कैसा है। तो उसके रहते ये सारी जो आप साइंस को जब स्टडी करेंगे, जब आप कंपनी की बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही बैलेंस शीट का एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने ऐसे देखे हैं, इंजीनियर्स देखे हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी की बैलेंस शीट का बड़ा अच्छा करते हैं, क्योंकि एक ये कॉमन साइंस है भाई, फिगर वर्क है। फिगर आपको अगर फिगर्स पढ़ने आते हैं तो आप आराम से उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो जब आप इसको सीखेंगे और आप औरों की चीज़ों को इग्नोर करेंगे, तब आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। फिर इसके बाद एक टेक्निकल एनालिसिस भी होता है। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट की मूवमेंट्स को, प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है कि ये कब रेजिस्टेंस लेवल पे है, शेयर कौन सा सपोर्ट लेवल पे है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। आपको ऐसे टिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है आप काफ़ी बेफिक्री से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास एक एक्सपर्ट है। हर म्यूचुअल फंड्स का एक टीम होती है जो ये रिसर्च करती है कि हमें किस शेयर में लगाना है, किस शेयर में नहीं लगाना है। वो अब एक पहले तो वो अपना डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लार्ज कैप फंड हैं, मिड कैप हैं या स्मॉल कैप हैं, हम बैलेंस्ड हैं कि हम इक्विटी हैं, तो वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ लगने वाला है। आपका पैसा बड़ी कंपनी में लगेगा, छोटी कंपनी में लगेगा, आपका पैसा डेट के अंदर कितना लगेगा, आपका पैसा इक्विटी में कितना लगेगा। उसके लिए वो थोड़ी सी फीस अपनी ज़रूर चार्ज करते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो इन्वेस्टमेंट इतनी रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इतनी टीम बनाई हुई है और उसमें से ही सबको सैलरी भी देनी है, तो वो चार्ज तो थोड़ा करेंगे, लेकिन वो काफ़ी नॉमिनल अमाउंट होता है। मेरे हिसाब से उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड्स पे हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में पैसा, अभी देखिए हमारी जो देश है, हमारा जो कंट्री के अंदर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, और आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी।
जी यूएसए में तो कहते हैं कि 60-67%, 60-70% के बीच में लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया का आंकड़ा बहुत कम है उसके मुकाबले में। जी, एक इंक्लूडिंग कमेंट संदीप जी आपसे चाहूंगी मैं कि अगर आप इसको पूरा रैप अप एक करना चाहें दर्शकों के लिए, और साथ ही इंक्लूड कर दें इसमें मे बी इनविट को इंक्लूड कर दें, या लखपति दीदी वाली जो बात कही, किस तरह से वुमेन को एम्पावर करने के लिए और उनको इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार के कदम है वो करें, और रियल एस्टेट में इनविट वगैरह जो है, या स्मॉल केस भी अगर हम कोई करना चाहे तो वो भी कर जी, सकते जी, हैं। जी। जी जी, सोनिया जी, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने आरईआईटी की बात करी, रियल एस्टेट की बात कही, तो क्या है कि आज की डेट में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना स्मॉल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखें कि अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाखों रुपए चाहिए। जी तो उसके लिए जो हमारी सरकार है उसने एक आरईआईटी निकाले हुए हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो उसके अंदर हम कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आरईआईटी होती हैं वो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं, और प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आती है उस रेंटल इनकम को वो एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो उसके अंदर जो है आप जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से आरईआईटी में इन्वेस्ट किया जाता है और आपको रिटर्न मिलती है। उसमें आप कितना भी अमाउंट 500, 1000, 2000 जितना आप चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, जैसे अभी प्रकाश जी ने बताया, एसआईपी मोड में भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो इन्वेस्टर्स है, हमें ना इन्वेस्टमेंट रेगुलर करनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर रैपिंग पॉइंट की आप बात करें तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली एक माइंडसेट इस तरीके का होता है कि हमारे पास जितना भी पैसा हमने मंथली हमारे को सैलरी आई या हमारे को जहाँ से भी बिजनेस से इनकम आई, तो हम क्या करते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं खर्चे कर लेते हैं। खर्चे करने के बाद जितना पैसा बचा हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर नहीं बचा तो चलो कोई बात नहीं, अगले महीने देख लेंगे। तो हमारा ये माइंडसेट होता है। तो उसकी जगह हमें एसआईपी मोड में जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जैसे किसी की सैलरी 5 तारीख को हर महीने आती है, आप 6 को अपनी एसआईपी लगा दें। जो भी आपने डिसाइड किया है कि मेरे को कितने की एसआईपी लगानी है वो लगा दें, ताकि इन्वेस्टमेंट आपका सिस्टमैटिकली हो, क्योंकि एसआईपी का मतलब ही है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका सिस्टमैटिक होगा तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे पैसे इसके लिए निकालने हैं। आपको ये पता है कि मेरा ये पैसा तो ये है ही नहीं, मेरा तो एसआईपी में जाएगा। बाकी पैसा है मेरे पास जो मैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए मैं यूज़ करूँगा। बाकी मेरा ये इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को हमें देखना चाहिए। बाकी वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एक सूर्य डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, जिसमें कि ये सोलर पैनल के अंदर है, उसमें वीमेन के लिए उन्होंने स्पेशल कंसिडरेशन करा है। और इस प्रोग्राम के तहत आपको ज़ीरो फीस में आपको ट्रेनिंग मिलती है। आप सोलर पैनल आप इंस्टॉल करने की आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको मेंटेन करने की ट्रेनिंग मिलती है। 90 डेज़ का सिर्फ प्रोग्राम है ये। इसमें सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और सर्टिफिकेट के बाद आपको वहाँ पे रहना खाना सब फ्री है 90 डे 3 महीने का। तो ये प्रोग्राम है, ये वीमेन के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए जो रूरल एरिया में रहते हैं उनके लिए, और एससी एसटी के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने निकाला है। तो इसको ज़रूर देखना चाहिए जो स्मॉल बिजनेस अपना करना चाहते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है। मुझे लगता है एक प्रोग्राम भी हमें अपने शो में करना चाहिए, और ये जागरूक करना चाहिए लोगों को, नहीं, ये खासकर
शुक्रिया आप दोनों का इस स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। तो पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप हमें अपनी राय दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।